एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। सर यहाँ अजीब कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि जी आईएमएफ वाले जो है वो राजी हो गए, कोई कह रहे हैं बगैर कुछ दिए चले गए। आखिर हुआ क्या है? देखिए, दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि हुआ क्या है। इस जो इनकी मीटिंग्स चलती रही हैं उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ट्रस्ट फैक्टर था। वो कंफ्यूज थे आईएमएफ वाले कि आपके एक एक साल के अंदर 3-3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं। नया आता है, वो अपनी नई शरायत लेकर आता है। खान साहब ने उसको डीरेल कर दिया। इसहाक डार साहब ने आते ही पहले सबसे कहा मैं आईएमएफ से बात ही नहीं करूंगा, इनकी क्या मजाल है मुझे डिक्टेट करें। तो दर हकीकत इसहाक डार साहब को ये गलतफहमी थी कि मैं शायद कतर से पैसे ले लूंगा, मैं सऊदी अरेबिया से पैसे ले लूंगा और मैं ये सारा कुछ चला लूंगा। लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ, आपका एक रिकॉर्ड मौजूद है कि आप यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी पार्टनर। अब आईएमएफ को यही वजह है। और दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है कि आईएमएफ इज बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी और उसके ऊपर भारतीय लॉबी, इंडिया की लॉबी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और वो आपसे नाक की लकीरें आपसे निकलवा भी रहेंगे, निकलवाते भी रहेंगे। और इस वक्त जो लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यही है आरजू, जो आपने खुद फरमाया है कि हु का आलम है। किसी को ये नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। इस आईएमएफ के पैकेज के बाद क्या करेंगे आप? ये जो पैसा यहां से निकल जाएगा आईएमएफ का, वापस लंदन दुबई चला जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? एज ए सोसाइटी आप क्या करेंगे? आप फिर कहां से खाएंगे? ये जो आईएमएफ के पैकेजेस जो है ये तो सिर्फ 5,000 फैमिलीज के लिए है पाकिस्तान के। जो दूसरे जो करोड़ों लोग हैं वो क्या करेंगे? वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे? वो मैं इस वक्त जो परेशान इस बात पे हूं कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है दो चीजों का, आपकी इकोनॉमी का और टेररिज्म के खिलाफ क्या करना है। कोई किसी के पास रोड मैप नहीं। ये सबसे बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। और दुख वाली बात यह है आरजू कि सारी दुनिया परेशान है लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं इंडियन इन्फ्लुएंस है, तो सर अगर हमारी अपनी कमजोरी ना हो तो कोई भी दूसरी कंट्री क्या कर सकती है? और वैसे भी हमारा तो पहले ही हाल खराब है, वो मरे हुए को क्या मारना कि वो और कुछ करेंगे। 76 साल से वो बिल्कुल देखे ना, वो मरे हुए को धक्का देने वाली बात है ना। पहले भी आप जो आप सांस लेते हैं वो भी रुक जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने हमेशा भारत के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रखा है कि अब क्या करें, नफरतों में हम लोग इतने आगे जा चुके हैं कि जो अब वो इट इज हर्टिंग अस। तो उसमें अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो कुछ भी है इस वक्त आप, दिस इज मैटर ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। आपका नेशनल इंटरेस्ट है कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, जैसे भी करें। लेकिन उस तरफ तो तब तवज्जो दें अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर तवज्जो हो। जब अंदर तवज्जो ठीक हो तो फिर बाहर की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज ही कोई नहीं है। आप देखेंगे किस अफगानिस्तान का जो समिट हो रही है रशिया के अंदर अफगानिस्तान के बारे में, जहां चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी चला गया, वहां पे आपने जाने से साफ इनकार कर दिया। आपकी जो फॉरेन ऑफिस की जो मैडम जो है जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं वहां पे, कोई जवाब नहीं था उनका। यहां से साउथ एशियन इंस्टीट्यूट विल्सन सेंटर के जो यहाँ पे वो माइकल है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। बात उनकी ठीक है कि आप वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां भारत मौजूद है, और दूसरी वजह ये है कि आप अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि आईएमएफ का पैकेज इज इन ऑन द वे। लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू हैंडल इट, दिस इज नॉट द। लेकिन सर यहाँ तो ये बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं। इनका तो कहना है कि 3-4 दिन लगेंगे, इसहाक डार साहब ने कहा है, और उसके बाद जो है वो इनको फंड मिल जाएगा। हाँ देंगे, वो फंड तो देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं देंगे, क्योंकि आपके बॉर्डर मिलते हैं चाइना और भारत और अफगानिस्तान से, वरना आपका तो कोई कमाल नहीं है इसमें। और दूसरा, आपने जो दुनिया में एक ड्रामा बना रखा है कि यू आर एटॉमिक पावर, उसकी वजह से आपको वो जाहिर है वो इस तरह छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो देंगे, लाइफ लाइन देंगे आप। लेकिन आप रहेंगे आईसीयू में ही। लेकिन क्योंकि आप खुद सबसे बड़ी बात तो यह कि आप खुद आईसीयू से निकलने के लिए तैयार नहीं, निकालेंगे तो तब आपको वो बंदा, अगर आप तैयार हो तो। लेकिन आप रहेंगे आईसीयू में ही, ना जिंदा रहेंगे ना मरेंगे आप, ये आपकी हालत है। लेकिन सर साथ साथ इलेक्शंस की भी बात की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जी 90 डेज में इलेक्शंस करवाए जाएं, पंजाब में भी और केपीके में। तो क्या दो ही जगह होगा या पूरी कंट्री में? और लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ गया?
इलेक्शन के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने जाहिर है फैसला तो यही देना था, क्योंकि वो बहुत चाहते हैं सारे, या हाई कोर्ट चाहती है खान साहब की, या खान साहब चाहते हैं उनके। अब देखें क्या है इनमें से वाइस वर्सा। लेकिन इसके बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपया चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी। उसके बाद जो आपके आईजी पंजाब है उन्होंने कहा कि हमें 4.5 लाख नौजवान चाहिए पुलिस वाले सिक्योरिटी, हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख है, और वो भी हम कच्चे के अंदर, हमारा ऑपरेशन डाकुओं के खिलाफ चल रहा है, वो भी अवेलेबल नहीं। उन्होंने कहा है कि रेंजर्स को, आर्मी को हम वहां पे तैनात करेंगे, अगर इलेक्शन हुआ तो उसके ऊपर हमारे अमीरुल मोमिनीन साहब कहते हैं अगर फौज आएगी तो वो हमें वो इलेक्शन जो है नामंजूर है। तो फिर आपने जो इलेक्शन करना। दूसरा एक बात ये है जो मैं बताना चाहूंगा, अगर इलेक्शन आज हो भी जाते, जो भी पार्टी हारेगी वो सड़कों पे रहेगी, जो पार्टी हारेगी वो धरनों पे रहेगी, तो फिर कहां जाएंगे आप? आपकी किस्मत में सुकून नहीं है यार, आपकी किस्मत में सुकून। लेकिन सर क्या फिर दोबारा कोई इमरान खान को उम्मीद है कि वो आ जाएंगे जो इस तरह से बार बार इलेक्शंस का कह रहे हैं? आ जाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो अपने 25-25 साल के जो लौंडे लपाड़े हैं ब्रिटिश और अमेरिकन को टूटे फूटे वो लेकर आ जाएंगे, फिर डाके मारेंगे। पहले एक गोगी थी, कई और गोगियां आ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है उसको? आपकी किस्मत में जो लिखा है कि जलालत ही है दुनिया में, तो वो तो होती रहेगी, वो क्या फर्क पड़ता है? आपका कोई भी इस वक्त पार्टी, मुझे ये बताएं जो इस वक्त बैठे हैं मुगल आजम साहब, उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है 85 कर दी। आपको और सर अनाउंस कर रहे हैं सर, पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं कि टर्की के लिए डोनेशन दें और उनके लिए नए कपड़े दें, पुराने ना दें, और फंड भी बना दिया। और फ्लड विक्टिम्स के लिए सर जो फंड जमा हुआ था, वैसे ये जो 10 बिलियन और क्या कुछ बोल रहे थे बिलावल भुट्टो वगैरह, वो कहाँ है? वो लंदन होगा और कहाँ होना उनके। आपको ये पता है कि जो सिंध के लिए जो लोगों ने, पूरी दुनिया ने खैमे दिए थे, वहां से 1 लाख खैमे वो भी टर्की भेज रहे हैं जी। और लोग अपने कपड़े उतार के दें, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो उनको सारा कुछ, उनको लंदन में सारा कुछ पहुंचता रहे। वाह वाह, लोगों को बेवकूफ पाकिस्तान को बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं, बड़ी खूबसूरती। सर ये वो टेंट उठा के भेज देंगे टर्की, और यहाँ पे जो फ्लड विक्टिम्स हैं वो क्या करें? उनके लिए है ना वो टेंट तो। हाँ, टेंट तो उनके लिए थे, लेकिन क्या यहाँ जो बैठे हैं वो फिर अल्लाह उनका खुदा वारिस है? उनका कौन है? पहले कौन सा इनके कोई, उनको कोई गवर्नमेंट को दे रही है, ले रही है? पहले भी उनकी हालत यही है। सर ये बिलावल भुट्टो वगैरह ने तो बड़ा हंगामा किया था कि जी 10 बिलियन हमने जमा कर लिए और 2 दिन में कर लिए और 4 दिन में कर लिए, लेकिन उन पैसों का कुछ पता नहीं लगा। एक साहब मुझे आज कह भी रहे थे कि मैंने बड़ा गूगल किया, ये किया वो किया, कि कहीं दिखे, मगर मिले नहीं। आपको डैम फंड के पैसे अगर नजर आ रहे हैं तो ये भी नजर आ जाएंगे आपको। देखिए डैम के भी तो सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे किए थे, वो कहां गए? उससे पहले जल्जले के वो किधर गए? कोविड के पैसे आए वो भी आप खा गए। ये अभी के पैसे आपको नजर तब आए अगर माजी के पैसों का हिसाब आपके पास हो तो तब। क्योंकि सर अगर ये पैसे आ गए होते तो इनको वो डॉलर वाला इशू तो खत्म हो गया होता। नहीं, डॉलर का इशू हकीकत देखें, 5000 लोगों के बच्चों के खर्चे डॉलरों और पाउंडों में है, और वो भी लंदन में और टोरंटो में है। वो एक ऐसी चीज है वो भर नहीं सकते। प्रॉपर्टियों की लाइनें लगी, इतनी प्रॉपर्टियां आपकी लंदन में ब्रिटिश लोगों की नहीं होगी जितनी आपकी। तो वो शौक तो सारा आपको डॉलरों में, और दुबई में प्लाजे इतने इतने बड़े आपके, जिसकी हद नहीं है। तो वो मैं तो समझता हूँ, पता नहीं आप, इतना पैसा है जो आज आसिफ जरदारी साहब हैं, वो आज दुबई चले गए अपने प्राइवेट जहाज में बैठ के। वहां पे सुना बड़े किसी खास आदमी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। वो खास आदमी यहाँ से पाकिस्तान से पहले ही बाहर है, उससे मुलाकात हो रही है। लेकिन देखें कि आपके प्राइवेट जहाज हैं, वहाँ विलाज हैं, घर हैं, दोस्तों को घर गिफ्ट किए जाते हैं लोगों को। मैं तो हैरान हूँ, अगर अगले दिन जो एयरपोर्ट पे जो ISI का कर्नल पकड़ा, क्या उसका नाम है, वो अक्सर नाम लेती रहती है उसका, मरियम नवाज भी, उसकी प्रॉपर्टी की तफसील देखें। F8 के अंदर बहुत बड़ा घर है उसका, लंदन में घर है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और रिटायर्ड कर्नल है तो आराम। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, ना नैब है, ना एंटी करप्शन है, ना कोई थाना है, ना कोई अदालत है। मादर पिदर आजाद, मादर पिदर। लेकिन सर ये सारी चीजें जो इनकी चल रही हैं, इस हालत में ये लोग फिर अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होगी जो आना पसंद करेगी? क्योंकि यहाँ कुछ खाने को तो है नहीं, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। और ये कपड़े बेच के खा, ये मुर्दों के कफन का बेच के खा जाने वाली कौम है। आप कैसी बातें करते हैं? ये उस वक्त तक पाकिस्तान को
निचोड़ते रहेंगे जब तक वो मेरा मतलब किसी साइड पर लगता नहीं है। ये बड़ी बड़ी कौम, इनके पास पीएचडियां हैं 2 नंबरी की, फ्रॉड की पीएचडियां ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से की हुई हैं। ये आप छोड़ दें कि इनको पता ना हो क्या करना, ये सब पता है। सर आजम स्वाति साहब की एक वीडियो बड़ी आज चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी चीफ के बता रहे हैं उनके पास कितने पैसे, और बिल्कुल, और यहाँ बाजवा साहब की बात की है तो वो मैंने एक ब्रिगेडियर साहब को वो वीडियो भेजी तो कहने लगे लगता है इसको फिर ड्राइंग रूम जाने की जरूरत पेश आ गई है, इसको फिर सैर करनी है। वो आप खुदारा ऐसा काम ना किया करें। आप पाकिस्तान में आपको पता ही है, स्वाति साहब तो चले फिर मर्द हैं चलेंगे, मुझे डर लगता है कि आप कुछ हो जाए, इस तरह का काम ना किया करें। ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है भाई। वो तो मुझे इस तरह की किसी खासकर वो ब्रिगेडियर साहब रिटायर थे, वो जी रिटायर सर, मैंने उनको शरीफ आदमी होंगे, कहिए उनसे माजरत कीजिएगा, ये ना हो कि आपको ड्राइंग रूम में ले जाए, क्योंकि आपकी जरूरत है अभी आपको। हाँ, उन्होंने वर्ड ये यूज किया मुझे रिप्लाई में, कहने लगे लगता है इसको फिर ड्राइंग रूम की सैर करानी है। तो ये हाल हुआ। वैसे उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा आजम स्वाति ने, कहा तो ठीक है, लेकिन आरजू मैं आप ये बात करती, मेरे साथ कई दफा मेरे बच्चे की शादी पे मेरे 8 मेहमान भारत से आए थे, 40 भारतीय यहाँ से गए थे। सही, 40 सरदार यहाँ से थे, 8 सरदार आए थे इंडिया से। मेरे दोस्त जो ब्यूरोक्रेट थे उनके घरों को और गाड़ियों को देख के वो दंग रह गए। वो कहते थे ये हाजिर सर्विस लोग हैं। मैंने कहा हाजी हाजिर सर्विस। कहते यार हम भारत के अंदर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि ये इस तरह की लेविश जिंदगी एक सरकारी अफसर इस तरह की गुजारा। वो तस्वीरें उनके घरों की बना के लेकर गए, वीडियोस बना के लेकर गए। वो कहते यार इसकी जात तो बड़ी छोटी सी है, इतना बड़ा महल इसने बनाया भाई, इनको पूछता कोई नहीं। मैंने कहा नहीं, यहाँ कौन पूछता है भाई, यहाँ तो प्राइवेट जहाजों में बोरियां उठा के लोग जा रहे हैं, वहां कौन पूछता है। ना नैब है ना एंटी करप्शन है, जो बल्कि वो खुद ही खाते हैं सारा। वो जो वो जरा स्टोरी सुने तो सही ना, वो कर्नल साहब जो उनकी कल परसों की स्टोरियां बड़ी मशहूर हुई हैं, किस तरीके से नैब को कंट्रोल करते थे। वो एक कर्नल रिटायर थे ISI में, नैब के चेयरमैन को कॉल करते थे फलां का वारंट निकाल दें आप, फलां पे केस बना दें आप। तो देखें उसे किस तरीके से वो जो खातून थी वो तैयबा गुल, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बंद करके रखा, फिर किस तरीके से नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, देखें जरा। और ये कौन है, अमीरुल मोमिनीन। आपके लिए ये जिहाद है। और खुद ही सर ये बात तो हमेशा से है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले तो टीवी चैनल्स को भी कंट्रोल करते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उनकी मर्जी से चलते हैं। आजू मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी। आज भी और आगे भी नहीं होगा और 76 साल में भी नहीं हुआ। ये जो टूटी फूटी जो पार्टियां जिनके आप नाम लेते हैं, जिनके अंदर ही डिक्टेटरशिप है, ये सारे उनकी औलाद है। मैंने बताया था अयूब खान साहब ने भुट्टो पैदा किया, जियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ पैदा किया, जस्टिस आपके जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने ये मिस्टर हैंडसम को पैदा किया। ये सब उनके बच्चे हैं, उनके पेट से पैदा हुए हैं सर। तो ये सर वो भी तो कह रहे हैं, सर चीफ जस्टिस भी तो कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत फेमस हैं, उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये अदालत का काम है, ये चीफ जस्टिस का काम है बताना। आप बिल्कुल गुस्सा ना किया करें आरजू, उसकी वजह यह है कि अदालत वो है जिसका पूरी दुनिया की 139 कोर्ट्स में से 130वां नंबर है। ये कांगो की अदालतों से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये कांगो के चीफ जस्टिस की बात कर रही हैं आप कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रही हैं? ये सारे इनको मैं कहता हूं चौधरी जुडिशरी। वो क्यों? ये चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट में जो वकील थे नारे मारने वाले, ये सारे वो जज हैं इस वक्त। सारे जज जो नारे मारते थे गले फाड़ फाड़ के, सारे वो जज। ये चौधरी जुडिशरी से एक्सपेक्ट किया। सर इन वकीलों पे तो जब ही मेरा एतबार उठ गया था जब इन्होंने जो है वो सलमान तासीर साहब के टाइम पे भी ये निकल कर आ गए थे मुमताज कादरी के हक में नारे लगाने। वो लिखा होता ना चौधरी त्यारा जी, ये चौधरी वोटे हैं, चौधरी अदालत है। ये इनका क्या, ये जिस दिन सुबह मूड ठीक हुआ तो कुछ और बयान दे दिया, मूड ना ठीक हुआ तो कुछ और दे दिया। क्या फर्क पड़ता है भाई? 130वां नंबर है दुनिया में और आपका हर पॉलिटिकल फैसला वहां से आता है, हर पॉलिटिकल फैसला। सर आप जी
आपकी किस्मत पे दुख होता है। दुनिया